हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और साथ में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये जानना बड़ा आवश्यक है, ये जानना बड़ा जरूरी है कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, फोटॉन्स क्या होते हैं, और बाकी कंटेंट की लिस्ट आपके सामने है इस स्लाइड के अंदर। फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टडी करेंगे अच्छे से। उसमें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और बाकी लिस्ट काफी लंबी है, 10 कंटेंट है इसके अंदर। ये सारे कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने पहले कंटेंट की ओर। फोटोन। फोटोन क्या होता है एक्चुअली? देखिए, फोटोन में वर्ड आप एन हटा दीजिए, फोटोन वर्ड में से एन हटा दीजिए, क्या बचेगा? फोटो। और फोटो का मतलब होता है दोस्तों लाइट। फोटो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब सीधा सीधा लाइट है। तो फोटोन दरअसल पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी है, सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। ठीक है, तो ये फोटोन हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखिए हमारे पास कुल मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर 7 रेडिएशन हैं, 7 प्रकार की। पहली रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रे। तो 7 मेरे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर 7 प्रकार की रेडिएशन है। हर रेडिएशन की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैक्स प्लैंक के अनुसार किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी रेडिएशन जिसके पास फ्रीक्वेंसी है न्यू, और फ्रीक्वेंसी न्यू होने के कारण उसके पास एनर्जी कितनी होगी जी? एच न्यू। कितनी एनर्जी होगी उसके पास? इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। और जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की वही होगी उसके फोटोन की, क्योंकि हर रेडिएशन को क्वांटम थ्योरी के अंदर बीम ऑफ एनर्जी पैकेट बताया गया है। तो इसी प्रकार लाइट, विजिबल लाइट भी एक रेडिएशन है, और वो रेडिएशन ग्रुप ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स से बनी हुई एक बीम है। ठीक है, और वो एनर्जी पार्टिकल्स यानी पैकेट ऑफ एनर्जी वो कहलाते हैं फोटोन, या फिर क्वांटम भी आप उन्हें कह सकते हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। अब एच न्यू को इन्होंने एच सी बाई लेमडा लिख दिया है। कारण, क्योंकि मैं देखिए कारण लिख के बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि जो न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के बराबर होता है। तो आप न्यू की जगह सी बाई लेमडा भी रख सकते हो, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और आप ये वैल्यू तो सभी जानते ही होंगे कि सी कितना होता है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए सी की वैल्यू आती है 2.99792458 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, या फिर नियरली 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ रेडिएशन होती है। हर रेडिएशन की सेम स्पीड होती है, यानी कि हर फोटोन की रफ्तार इतनी होती है जब वो वैक्यूम में ट्रेवल करता है। फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज है जी। फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, अभी अभी बता दिया। इसका रेस्ट मास 0 होता है, इसका मतलब फोटोन कभी रेस्ट पे आ ही नहीं सकते। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि लाइट सोर्स से चली हुई है, बल्ब है, इससे लाइट मेरे पास आई हो और बीच में कहीं रुक गई हो, नहीं। जहां तक रास्ता मिलेगा जी चलते जाएंगे। किसी सरफेस पर टकरा गए तो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या रिफ्रैक्ट हो जाएंगे जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक मास। अब रेस्ट मास 0 है तो काइनेटिक मास का मतलब क्या है जी? मूविंग मास, की मोशन में कितना मास होता है इनका। तो मूविंग मास ऑफ फोटोन है m इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। अब ये कैसे निकाला हुआ है इन्होंने? क्योंकि आइंस्टाइन का इन्होंने एक फॉर्मूला यूज कर लिया, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां से इन्होंने m को लिख लिया E बाई सी स्क्वायर, E बाई सी स्क्वायर। अब ये एच सी बाई लेमडा के इक्वल कैसे, एच बाई सी लेमडा के इक्वल कैसे आया वो देखिए। एनर्जी आइंस्टाइन के हिसाब से, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है इसका नाम है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसके हिसाब से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है सर। ठीक है जी, इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक
एनर्जी जो होती है उसी फोटोन की, जिसका मास m था, स्पीड c थी, उसकी एनर्जी h इंटू न्यू, यानी कि h इंटू फ्रीक्वेंसी। अब दोनों है तो एनर्जी, तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए आप। दोनों को इक्वेट कर लोगे तो mc स्क्वायर सीधे सीधे h न्यू के बराबर आ जाएगा। तो मास की वैल्यू यहाँ h न्यू बाई सी स्क्वायर आएगी। अब न्यू को यदि आप c बाई लैम्डा लिखोगे तो लिख लो, आपकी मर्जी। न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिख लो, सी स्क्वायर के पास लैम्डा पहुंचेगा, एक स्क्वायर कट जाएगा c से, तो m की वैल्यू आ जाती है सर h बाई सी लैम्डा। ये मूविंग मास हो गया सर, ठीक है। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे आएगा? मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के रूप में हमारे पास क्या है? c है, v की जगह क्या आ जाएगा? mc, ठीक। तो ऊपर मास में c मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। फोटोन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द प्रॉपर्टी। इसके ऊपर विवाद भी हो सकता है क्योंकि लाइट बेंड हो जाती है जी, ठीक है। तो डेफिनेटली फोटोन्स को भी ना अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। ओके खैर, ये बड़ा गहन टॉपिक है, इसके बारे में आप आगे ही चर्चा करेंगे, हायर क्लास में इसकी बड़ी चर्चा है यदि आप रिसर्च में जाते हैं तो। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, एच न्यू बताया तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है जी। दूसरी बात, जब कोई फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज करने पर चेंज नहीं होती। उसकी या तो वेलोसिटी में बदलाव आता है या वेवलेंथ में बदलाव आता है। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो एनर्जी भी नहीं बदलेगी। वेवलेंथ ऑफ फोटोन मीडियम टू मीडियम बदलती रहती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के केस में ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन एक ऐसी घटना है जिसमें लाइट बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है। तो वो बेंडिंग ऑफ लाइट किस वजह से, किस कारण होता है? क्योंकि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब जब वेलोसिटी बदलेगी तो वेवलेंथ बदलेगी, और जी वेवलेंथ बदल गई तो इन्होंने बोल ही दिया, ठीक है जी। तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में रेडिएशन की, और वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। जब रेडिएशन की होती है तो फोटोन की भी होती है। फोटोन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉइंट नंबर 8 में यही कहा गया है कि भाई फोटोन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो मेरा मार्कर बार बार हैंग हो जाता है, हो गया ठीक। तो फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ना इन पे मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे भाई एनर्जी पार्टिकल्स ही तो है, कोई चार्ज थोड़ा है इनके पास। फोटोन्स डिफ्रैक्शन शो करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में हम इसे पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं कि पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं। तो फोटोन्स में शो डिफ्रैक्शन इन द गिवन कंडीशन, क्योंकि लाइट की वेव नेचर होती है, हम इसमें नेचर ही तो पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। लाइट की वेव नेचर के कारण लाइट डिफ्रैक्शन का इफेक्ट शो करती है, जैसे वो इंटरफेरेंस का करती है, ठीक है। अब लाइट के अंदर फोटोन्स तो होंगे, जब लाइट डिफ्रैक्शन शो करेगी तो भाई फोटोन्स भी करेंगे। अब सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता क्या है? अब ये सब पढ़ने से पहले आप लोगों को एक टर्म मालूम होनी चाहिए, उस टर्म का नाम है सर वर्क फंक्शन। क्या नाम है जी उस टर्म का? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ, डब्ल्यू नोट में, या केवल डब्ल्यू नोट लिख लो, या किसी किसी किताब में फाई नोट भी लिखा हुआ है जी, चलो इसे ही बोल लेते हैं। वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्या करेंगे उस एनर्जी से? वो एनर्जी कोई सरफेस लेगा, कोई मेटल का सरफेस लेगा, फिर क्या करेगा जी? इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। देखिए किसी भी मेटल सरफेस के पास अबंडेंट क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात तो तय है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? यानी वो एग्जैक्टली फ्री नहीं है, वो अपने एटम के साथ बड़े लूजली बाउंड हैं। यानी अगर वो अपने आप फ्री होना भी चाहे, थोड़ी बहुत एनवायरनमेंट में मौजूद थर्मल एनर्जी के कारण वो अगर फ्री हो भी जाए, तो जिस एटम का साथ वो छोड़ेंगे, उस एटम का साथ छोड़ते ही वो एटम क्या बन जाएगा जी? वो एटम बन जाएगा एक पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को वापस पुल कर लेता है। तो कंप्लीटली वहां से रिमूव कराना, इतना सेपरेशन उनके बीच में दे देना कि जिससे वो जो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन अलग होने वाला है वो एटम उसे दोबारा ना खींच पाए। तो इसके लिए चाहिए हमें बाहर से ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी।
और वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है मेटल सरफेस के द्वारा क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए, ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाता है मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन। तो मैं कहूंगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by a metal surface, by a metal surface to make electrons free, ठीक है जी। अब ये एनर्जी देने कौन आएगा, ये एनर्जी देने आएगा कोई बाहरी फैक्टर। हीट के जरिए अगर आप वो एनर्जी देते हैं तो भी फ्री हो जाएंगे, पर हीट में उतनी एनर्जी होनी चाहिए। यदि आप किसी रेडिएशन के थ्रू देते हैं या विजिबल लाइट के थ्रू ही आती है, तो विजिबल लाइट में क्या होता है, फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो उन एनर्जी पैकेट्स के पास भाई इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एनर्जी वर्क फंक्शन, मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन या उससे बड़ी हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करा पाएगी, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल वर्क फंक्शन के लिए मेटल सरफेस अड़ के बैठा हो कि मैं तो भाई 10 जूल एनर्जी लूंगा एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, तो कोई भी फोटोन आएगा तो उसके पास 10 जूल एनर्जी या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करा पाएगा। ऐसा नहीं कि 7 जूल वाला आ गया तो भाई दो ने मिलके फ्री करा लिया, नहीं जी नहीं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन को उखाड़ पाएगा वहां से मेटल सरफेस में से। तो जो भी होता है फोटोन के अंदर एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि जिससे कि वो वर्क फंक्शन की पूर्ति कर सके और इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से आजाद करा सके। कंडीशन क्या है जी, जो मैंने अभी बोला 10 जूल, वो जूल में हम एनर्जी काउंट नहीं करते, जूल इज अ वेरी बिगर यूनिट, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, हम सब एटॉमिक लेवल पर चले गए, तो सब एटॉमिक लेवल पर हम जूल एनर्जी की यूनिट नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी एनर्जी काउंट होगी वो उनमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट नामक यूनिट लगेगी। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी वर्क फंक्शन की, ऐसा यूनिट ऑफ डब्ल्यू नॉट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितनी एनर्जी है, 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है जी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। कूलम क्या बोला मैंने, जूल, देख रहे जूल से कितना छोटा है, 10⁻⁻19 आ गया इसके अंदर, तो जूल से काफी छोटा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतनी एनर्जी होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से ट्रेवल करेगा तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रेवल करते समय तो एनर्जी काइनेटिक ही होती है, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी acquired by an electron while traveling through a potential difference of 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल करते समय। ओके जी, अब बारी आ जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन आजाद होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे आजाद होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन आजाद होते हैं एनर्जी मिलने से। अब यदि उन इलेक्ट्रॉन की आजादी यानी उन इलेक्ट्रॉन का एमिशन मेटल सरफेस से लाइट एनर्जी के पड़ने से हो, यानी कि मेटल सरफेस पे लाइट पड़ी और वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट, और लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का आजाद होना, तो ये घटना कहलाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर लाइट की सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब लाइट की सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी तभी उसके पास, क्योंकि एनर्जी जो है सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एच न्यू बताया तो है मैक्स प्लैंक ने, इक्वल टू एच न्यू, एच तो कांस्टेंट है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए जिससे कि एनर्जी हमारी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे बड़ी हो जाए। तो डेफिनेटली सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और इस घटना को ही बेटे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कह दिया जाएगा। अब ऐसा करने का साहस 4 प्रकार की वेव रेडिएशन कर सकती है। वो 4 रेडिएशन है भाई, एक्सरे है, गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट है, 4 तो यही हो गई। चलो 5 भी है जी, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, तो सूटेबल। अब यदि मैं इनको फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं
तो इंफ्रारेड सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर विजिबल लाइट, फिर उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट, फिर उसके ऊपर एक्सरे और फिर उसके ऊपर गामा रे। ये फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया। यानी कि जिस मेटल सरफेस से इंफ्रारेड नहीं निकाल पाएगी उससे विजिबल लाइट निकाल पाएगी, जहां से विजिबल लाइट नहीं निकाल पाएगी वहां से अल्ट्रावायलेट निकालेगी, जहां से अल्ट्रावायलेट नहीं निकालेगी वहां से गामा रेज निकालेंगे, जहां से गामा रेज नहीं निकालेगी वहां से एक्सरेज निकालेंगी, जहां से क्या बोल गया मैं, अल्ट्रावायलेट जहां से नहीं निकाल पाएंगे वहां से एक्सरेज निकाल पाएंगे, और एक्सरेज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो जी गामा रेज की शरण में जाना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इस प्रोसेस के जरिए उन्हें कहा जाएगा भाई साहब फोटो इलेक्ट्रॉन, कि भाई आप बन गए फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको आजाद कराया फोटो ने अर्थात लाइट ने अर्थात रेडिएशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय दिस इफेक्ट आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन यदि हम अब इसको जब कर रहे होंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो किसी न किसी सर्किट को तो इंक्लूड कर रहे होंगे ना, वो कैसे इंक्लूड हो रहा है वो आप आगे देखेंगे। अब सर्किट इंक्लूड होगा तो उस सर्किट में उन इलेक्ट्रॉन की आजादी की वजह से एक करंट का फ्लो नजर आएगा, और वो करंट का फ्लो डिटेक्ट करेगा जी माइक्रो एमीटर, क्योंकि बहुत छोटे लेवल का करंट फ्लो हो रहा होगा, तो हमें एमीटर मिली भी नहीं चाहिए, माइक्रो चाहिए होगा। तो जो भी करंट फ्लो होगा उस करंट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो करंट आएगा। अब ऐसे में एक नोट आपके सामने लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स आल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भैया, यानी लिक्विड्स और गैसेस भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, बट लिमिटेड वे में, लिमिटेड एक्सटेंट में। ठीक है जी, ये देखिए मेटल है, अल्ट्रावायलेट पड़ी, इलेक्ट्रॉन से एमिट हो गए। ठीक है, मेटल है, एल्कली मेटल्स से अलग, क्योंकि ये जो मेटल पीछे लिखे है ना जी, ये जो मेटल पीछे लिखे हैं ये अल्कली मेटल्स हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही काबू पा सकती है, वही इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल सकती हैं। पर अल्कली मेटल से अलग जो मेटल बच गए उन पे विजिबल लाइट का भी बस चल जाता है। ठीक है, विजिबल लाइट डालो जी, ठीक है, पड़ी, और मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, इसमें से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। यानी कि अगर अल्कली मेटल से अलग मेटल्स पे विजिबल लाइट डाली जाए तो जी कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पर अल्कली मेटल्स पे यदि विजिबल लाइट डाली जाएगी तो डेफिनेटली यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी विजिबल लाइट का एक छत्रराज केवल अल्कली मेटल्स पे है, अदर देन अल्कली मेटल्स वो अल्ट्रावायलेट काबू में आते हैं, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी काबू में। शायद मैं पीछे उल्टा बता गया था, कोई बात नहीं, माफ कीजिए। ओके, अब इसके पश्चात इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे आते हैं। अच्छा जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो घटना है वो एक्चुअली डिस्कवर किसने की थी, बताएंगे? मैं बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है डिस्कवर्ड किया था उसने जिसके नाम पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हर्ट्ज इन 1887। इसको हेनरिच हर्ट्ज ने, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूनिट है, हेनरिच हर्ट्ज के नाम पे ही है। ठीक है जी, तो इसको किया था जी हेनरिच हर्ट्ज ने डिस्कवर। हालांकि इस सीक्वेंस में और भी नाम जुड़ते हैं, और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, इसके बाद सीरीज में एक्सपेरिमेंट का नाम आता है जी हॉलवॉश एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अब हॉलवॉश और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या किया कि भाई एक जिंक प्लेट ले ली दोस्तों, जिंक प्लेट थी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप में इसे जो है कनेक्ट कर लिया। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज मौजूद है कि नहीं है बॉडी के ऊपर उसे डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक गोल्ड लीफ होती है। जब किसी चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के साथ संपर्क में लाया जाता है तो वो चार्ज गोल्ड लीफ के ऊपर भी आ जाता है, दीज आर गोल्ड लीफ। ठीक है, और सपोज ये नेगेटिवली चार्ज है तो इस गोल्ड लीफ के ऊपर, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये सेपरेट हो जाएंगे रिपल्शन की वजह से। यदि बॉडी न्यूट्रल हुई तो भाई कोई चार्ज नहीं आएगा, ये इकट्ठी रहेंगी। ठीक है,
अब ये था नेगेटिवली चार्ज। अब इस पे इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज डाल दी, अल्ट्रावायलेट रेज डाल दी। इसके अंदर क्या थे? फोटॉन्स थे। फोटॉन्स पड़े तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है न्यूट्रल हो गई जी। क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल हुई तो सर नेगेटिव चार्ज से जीरो चार्ज पे आ गए, न्यूट्रल पे आ गए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से गायब हो गए, इलेक्ट्रॉन हट गए वहां से, ठीक है, एमिट हो गए। अब इसने न्यूट्रल प्लेट पे फिर से डाला इसको, तो भाई हम पाते हैं कि ये फिर से चार्ज हो गई, और फिर से चार्ज होगी तो फिर से तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन आएंगे थोड़ी, जब पिछली बार गए तो इस बार भी गए जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन का लगातार जाना लगा रहा तो ये हुआ क्या घटना में? हम देखते हैं नेगेटिव से न्यूट्रल और न्यूट्रल से पॉजिटिव, यानी कि देयर इज अ कंटीन्यूअस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किया था हॉलबॉश और लेनार्ड ने, ठीक। खैर हम आ जाते हैं जी वापस अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में भाई साहब ये है इवैक्यूएटेड चैम्बर, दिस इज इवैक्यूएटेड ट्यूब, इसके अंदर वैक्यूम है और इसमें एक खिड़की छोड़ दी गई है जी। और ये जो खिड़की है, इस खिड़की का नाम है जी क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो। अब ग्लास से ही क्यों नहीं बना ली गई? उसका रीजन इसके नीचे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें रीजन को। देखो जी, ग्लास ओनली कैन ट्रांसमिट विजिबल एंड इंफ्रारेड, जबकि अल्ट्रावायलेट को वो नहीं आने देगा, ठीक है। तो इसलिए क्वार्ट्ज को यूज करना पड़ा दरवाजे के रूप में। खिड़की के खिड़की का जो डोर है वो क्वार्ट्ज बना, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अंदर आने देता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस कैथोड पे पड़ी, और जो कैथोड थी अपनी वो थी जी अपनी फोटो सेंसिटिव प्लेट, यानी ये रेडिएशन को सेंस कर सकती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट। अब इस फोटो सेंसिटिव प्लेट से सर ये इलेक्ट्रॉन निकल कर भागे, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर भागे। इलेक्ट्रॉन सामने एक कलेक्टर प्लेट है, ठीक है। ये जो कलेक्टर प्लेट है ये बना दीजिए अपनी एनोड। अब इनको कैसे पता कि इस कलेक्टर प्लेट की तरफ जाना है, एनोड की तरफ जाना है? हमने जी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, ध्यान से देखो, बैटरी से कनेक्टेड है सारा का सारा मामला। ये देखो पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट कहीं ना कहीं के कैथोड के साथ कनेक्टेड है, और बैटरी की पॉजिटिव प्लेट कहीं ना कहीं एनोड के साथ कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एनोड की तरफ भागे भागे क्योंकि इन्हें अट्रैक्शन महसूस हो रहा था। और वहीं पर सामने लगा था माइक्रोमीटर, उसने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो करंट भी फ्लो हो रहा है, तो उसने भी सुई घुमा दी। तो ये जो माइक्रोमीटर करंट नाप रहा है, जिसकी बात हमने ऊपर की थी, यही कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर पड़ रही है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से इन्हें इतनी एनर्जी मिल रही है कि ये भाई ये आजाद हो गए, ठीक है। इन जो वर्क फंक्शन है अपनी कैथोड का, ठीक है, वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है या ज्यादा एनर्जी है। अब क्या क्या फैक्टर काम करते हैं जी इस एक्सपेरिमेंट में, वो आप अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। चलिए इस इफेक्ट को हम अगली वीडियो में कवर करते हैं, वीडियो वरना ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।